तो दोस्तों क्या हाल है। तारीख आज 29 नवंबर 2025 दिन शनिवार, हिंदी तिथि नवमी। आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में। देश भर की तमाम बड़ी खबरों पे नज़र डालते हैं। देखिए, एक तो आज के दिन इंटरनेशनल जगवार डे के रूप में मनाया जाता है और देखिए आज के ही कुछ कार्यक्रम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 29 नवंबर को यूपी गिड्डा स्थापना दिवस के मौके पर 3 दिवसीय समारोह का शुभ आरंभ करेंगे। 139 करोड़ का निवेश का रास्ता खुलेगा। और वहीं राजस्थान में अब पोलियो का अभियान के बाद आज से विटामिन ए का कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है। वहीं 9 महीने से लेकर 5 साल तक बच्चों को विटामिन ए की खुराक पिलाई जाएगी। 29 नवंबर से यह अभियान शुरू होने जेरूसलम के बीच सफ़र करने वाले लोगों के लिए ये भी खुशखबरी है। आज 29 नवंबर से इन रूटों पर नई सुपरफास्ट ट्रेनों की भी परिचालन शुरू होने जा रही है। अच्छी खबर है ऐसे रेल यात्रियों के लिए। एक अच्छी खबर कि ये 2000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ट्रेन दौड़ने जा रही है। वहीं 200 नई वंदे भारत ट्रेन और 500 नई हाई रैपिड रेल परियोजनाओं को भी केंद्र सरकार की मंजूरी मिल चुकी है। भारतीय उद्योग परिसंघ अनुसंधान डिजाइन और मानक संगठनों दोनों मिलकर रेलवे क्षेत्र में काम करने से रेल यात्रियों के लिए यात्रा को और भी आसान और सुगम बनाया जाएगा, है ना। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब अपन खबरों में देखिए, एक बड़ी चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है। भारत के और 61% हिस्से में भूकंप का बड़ा खतरा मंडराता हुआ दिखाई दे रहा है। भूवैज्ञानिकों की तरफ से ये चेतावनी जारी की गई है। नया सिम्स जोन मैप देखने के भारत के वैज्ञानिक भी दहल गए हैं। विनीत बहलोल, जो कि वीडियो इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालय जियोलॉजी के डायरेक्टर, उन्होंने खुद इस बात की जानकारी दी है। डाटा के मुताबिक दोस्तों हमारे देश में नए भूकंप मैप जो जारी किया गया है, जिसके अनुसार दिल्ली एनसीआर से लेकर उत्तराखंड, देहरादून और ऋषिकेश समेत पूरे हिमालय जोन पर हिमालय क्षेत्र का भूकंप खतरा भी ज़्यादा बढ़ गया है। भारत ने नया भूकंप खतरे का ये नक्शा जारी किया है और यह हमारे देश का 61 हिस्सा इस भूकंप के प्रभावित खतरे को वाले एरिया में आता है। यह तस्वीर देख सकते हैं आप। हिमालय जोन के नीचे 3 बड़ी दायरे यानी फटे हैं। यही वजह है कि इस एरिया में भूकंप का एक बड़ा खतरा मंडराता हुआ दिखाई दे रहा है। यह रेड जोन आप देख पा रहे हैं भारत के नक्शे में। यहाँ रेड जोन ज़्यादा है। चलिए अगला खबर देखिए। भारत चीन खाद रोकने की करतूत का करारा जवाब दिया है। चीन हाल ही में भारत के लिए जो किसानों की खेती में काम आने वाले खाद होता है, उर्वरक, उससे निर्यात पर जो रोक लगाने की बात कही थी। ऐसे में फर्टिलाइजर सप्लायर की बाधा आशंकाओं के बीच भारत भी किसान के उर्वरक की जरूरतों को पूरा करने के लिए तैयार कर रहा है। इसके लिए भारत सरकार ने एक विकल्पित देश की तलाश कभी कर ली है। अगर इस चाइना भारत को खाद नहीं देगा तो भारत का मॉस्को से खाद मंगाने की उर्वरक सप्लाई की चर्चा की है। इस बारे में हाल ही में विदेश मंत्री के सचिव की बैठक भी हुई है। तो अब चाइना के भरोसे नहीं रहेगा हमारा भारत। हाँ, हाल ही में भारत और मॉस्को के बीच 40 से ज़्यादा समझौते भी हुई हैं। चलिए अगला अपडेट देखिए। भारत में एम्पावरमेंट यानी रोजगार को लेकर भी एक चौंकाने वाली रिपोर्ट आ रही है कि रोजगार के मोर्चे पर बड़ा झटका लगा है। बीते महीने अक्टूबर में 20% कम हो गए हैं फॉर्मल जॉब ग्रोथ की रफ्तार। जहां एक रफ्तार तरफ अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उल्टे सीधे फैसले की वजह से जो व्यक्ति मंदी का माहौल छाया हुआ है, इसी बीच भारत के लिए भी चिंता की बात है। फॉर्मल जॉब ग्रोथ में 20% तक गिरावट देखने को मिली है। अलग अलग कैटेगरी में नौकरियों में ये गिरावट हुई है, देख सकते हैं आप। हालांकि भारत की जीडीपी को लेकर एक अच्छी खबर आई है। अमेरिका के टैरिफ का वार भी झेल गई जीडीपी की रफ्तार। हाँ, भारत की जीडीपी दूसरी तिमाही में 8.2% तक बढ़ी है। पिछली 6 तिमाही में सबसे मजबूत और ताज़ा आंकड़े जारी हुई है। सकल घरेलू उत्पादन भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट को लेकर, जो कि भारत के लिए बड़ी अच्छी खबर है दोस्तों। भले ही इन बीते 3 महीनों में अमेरिकी टैरिफ का दबाव देखने को मिला है, फिर भी भारत की जीडीपी पिछले महीने की तुलना में भी अच्छी बढ़ी है। पिछली 6 महीने में सबसे ज़्यादा अच्छी नतीजे देखने को मिली है। इस बार इस तिमाही मतलब आम आदमी की से ज़्यादा पैसा खर्च किया है। फैक्ट्रियों का प्रोडक्शन भी बढ़े तो ऑल ओवर देश की जीडीपी इकोनॉमी को बूस्ट अप मिला है। तो दोस्तों जीडीपी ग्रोथ इन आंकड़ों पर पीएम मोदी ने भी खुशी जताई हुई है। कहा 8.2% रहा उत्साहजनक है। सुधारों को और आगे बढ़ते रहेंगे। चलिए अगला अपडेट आ रही है कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन भारत आएंगे। रूसी राष्ट्रपति के भारत आने की तारीख तय हो चुकी है। जी हाँ, अगले महीने या यूं कहिए अगले सप्ताह कुछ ही दिनों बाद 5 दिसंबर को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत आएंगे। इस दरमियान एशिया और भारत के बीच रक्षा व्यापार समेत कई बड़े मुद्दों पर चर्चा होगी। आज 4 दिसंबर को आएंगे भारत, जो 5 तारीख को भी यहीं रुकेंगे। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद व्लादिमीर पुतिन का ये पहली बार भारत दौरा किया जा रहा है। इस दरमियान रूसी तेल और S-400 मिसाइल सिस्टम खरीदने पर भी बातचीत होने की संभावनाएं हैं। पुतिन अगले महीने 2 दिन भारत दौरे पर आ रहे हैं ना। 2022 के बाद इनकी पहली भारत यात्रा होगी, तो इससे भारत और रूस की दोस्ती भी गाढ़ी होगी। पुतिन यात्रा में 3 बड़े समझौते पर हस्ताक्षर होने के असर है। चलिए अगला खबर देखिए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी दिल्ली में आयु प्रदूषण मुद्दे पर संसद में बहस करने की मांग की और कहा कि मोदी जी आप चुप कैसे रह सकते हैं। गांधी बोले कि दिल्ली में प्रदूषण के मुद्दे पर पीएम मोदी चुप क्यों हैं। बताया मुझसे कहती है कि बच्चे जहरीली हवा में बड़े हो रहे हैं, तो उन्हें कहा कि इस मुद्दे पर सांसद में चर्चा होनी चाहिए। ना कहीं ये बहुत ही अच्छी बात कही है उन्होंने वाकई, क्योंकि ये बहुत गंभीर समस्या देश की है। इसको लेकर सांसद में, सदन में, भवन में पक्ष विपक्ष नेताओं के बीच चर्चा होनी चाहिए। राइट है। देखिए प्रदूषण पर एक चौंकाने वाली रिपोर्ट तो
कि अब देश की राजधानी में भी पलायन करने वाले हैं। जहरीली हवाओं ने 80% लोगों को बीमार कर दिया है। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का यही डरावनी रिपोर्ट सामने आ रही है कि राजधानी में 79% लोग जो कि दिल्ली एनसीआर छोड़ने की सोच रहे हैं। जरा सोचिए आप, 80% लोग दिल्ली एनसीआर में स्वास्थ्य समस्याओं से ग्रसित हैं, जो वहाँ रहते हैं। प्रदूषण की वजह से उनका हेल्थ, उनका स्वास्थ्य इतना खराब हो चुका है। जरा सोचिए। वहीं खबर आ रही है कि दिल्ली पुरानी सोसाइटी बनेगी। हाई राइट डीटीए ने बढ़ाया FIR मेट्रो कॉरिडोर के पास बन सकेगी 7 से 8 मंजिला इमारतें। DA यानी दिल्ली विकास प्राधिकरण का ये प्लान है। और वहीं दोस्तों, देश की राजधानी दिल्ली में फिल्म 120 बहादुर को टैक्स फ्री कर दिया गया है। फरमान अख्तर का ये मूवी आज दिल्ली में टैक्स फ्री हो गई है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने घोषणा की कि फैसले पे एक्टर और प्रोड्यूसर भी आभार जताया है। न सिर्फ दिल्ली प्रदूषण है बल्कि देखिए बिहार में भी पटना समेत 11 शहरों की हवा प्रदूषित हुई है। 323 पहुंचे QI यानी वायु प्रदूषण गुणवत्ता सूचक। यह देख सकते हैं आप बिहार के भी अलग अलग शहरों में XEI QI अभी कितने गंभीर श्रेणी में चल रहा है। चलिए अगली खबर देखते हैं। आधार कार्ड में आप घर बैठे नंबर बदल सकेंगे। आधार के मोबाइल ऐप पर OTP फेस और ऑथेंटिक के जरिए हैंड टू हैंड आप अपना मोबाइल नंबर अपडेट कर पाएंगे। किसी भी डॉक्यूमेंट की भी जरूरत नहीं होगी। सिर्फ बायोमेट्रिक और मोबाइल पर OTP के जरिए आप आधार में ये मोबाइल नंबर पाएंगे। यह देख सकते हैं आप। इसको लेकर ऑफिशियली उदय तरफ से ट्वीट भी किया गया है और इस बारे में और फैसिलिटीज इसलिए शुरू की गई है क्योंकि जो सरकारी नौकरी में फॉर्म भरने वाले स्टूडेंट होते हैं ना, अक्सर उनके आधार OTP वगैरह की समस्या। तो फॉर्म भरने वाले स्टूडेंट भी घर बैठे अब आधार में मोबाइल नंबर अपडेट कर पाएंगे और दिक्कत नहीं होगी। आधार सेवा केंद्र पर जाने की या ई-मित्र वगैरह पर जाने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। सरकार की एक और नई पहल देखिए, नेट बैंकिंग 2.0 ऑनलाइन पेमेंट भी आसान होंगे। QR कोड से भी ट्रांजैक्शन कर सकेंगे। फ्रॉड रोकने के लिए अब इंटरनेट ऑनलाइन नेट बैंकिंग में भी AI का इस्तेमाल होगा। NPCI यानी नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया भारत बिल पे नेट बैंकिंग सिस्टम 2.0 लॉन्च किया है और इस पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम का नाम बैंकिंग कनेक्टर है। यह नेट बैंकिंग पे पेमेंट का आसान बनाएगा। और आपको पता होगा नेट बैंकिंग के जरिए अगर आप पेमेंट करना चाहते हैं तो IMPS और RTGS की तरह पेमेंट करना पड़ता है, राइट है। जबकि UPI में आप सिंपल QR कोड ये पेमेंट कर सकते हैं। तो अब NPCI ये प्लान बना रहा है QR कोड का पेमेंट का ऑप्शन देने बैंकिंग में भी अवेलेबल कराया जाएगा, जिसमें सिंपल आप QR कोड के जरिए भी पेमेंट कर पाएंगे ना। बैंकिंग कनेक्शन इस्तेमाल करने के साथ ही चलिए अगला खबर देखिए। सोना चांदी के भाव आप पर अपडेट आ रही है। सोना 534 महंगा होकर 1,26,591 प्रति ग्राम पहुंच चुका है, जबकि चांदी भी 1692 महंगी हुई है। उनके बाद भी अभी चांदी का रेट 1,64,359 प्रति किलो पहुंच गया है। इस साल गोल्ड 50,500 महंगा हुआ है, जबकि सिल्वर 78,000 तक महंगी हुई है। कि और भी अलग अलग रेट के हिसाब से गोल्ड का प्राइस आप देख सकते हैं। चलिए अगला खबर देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोवा में भगवान प्रभु श्री राम की 77 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया है। गोवा के पुर्तगाली में यह प्रभु श्री राम की मूर्ति बनाई गई है। भव्य और मनमोहक इस श्री राम की प्रतिमा की खासियत यह है कि दोस्तों ये दुनिया की सबसे ऊंची भगवान राम की मूर्ति बनाई जा रही है। इस निर्माण भी उन्हें भी किया है जिन्होंने गुजरात में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाई है। राम लला के सुतार द्वारा ही निर्मित की गई है। गोवा के अलावा PM ने कर्नाटक राज्य का भी दौरा किया। बीते दिन कर्नाटक में 1 लाख लोगों के साथ गीता पढ़ी। श्री कृष्ण मठ में सोने भी चढ़ाया। यहाँ गोवा में 77 फीट श्री राम प्रतिमा का अनावरण भी किया। आप भी घर बैठे ही दर्शन कर लीजिए। यह प्रतिमा के भगवान राम की कृपा दृष्टि, कृपया आशीर्वाद हमेशा आपके जीवन बनाए रहे। मेरे तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं मंगलमय आपके लिए। चलिए इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आगे बढ़ते हैं। अपन खबर देखिए। कॉमेडियन कपिल शर्मा के कैफे पे जो कर्नाटक में फायरिंग मामला हुआ था, आपको पता होगा, उसके मुख्य आरोपी को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली पंजाब में लुधियाना से इनका पकड़ा गया है। कॉमेडियन के कैफे पर 3 बार गोली चलाई थी। इसके चलिए दोस्तों अगला अपडेट देखिए। उत्तराखंड में 14 जनवरी से होगा अर्ध कुंभ। 4 शाही स्नान समेत 10 मुख्य स्नानों की तिथियों पर तय हुई। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री और 13 अखंडों की बैठक हुई। इसमें यह फैसला लिया गया। हालांकि यह 14 जनवरी तारीख 2026 की नहीं बल्कि 27 की है। उत्तराखंड में जो 2027 से महाकुंभ की तरह अर्ध भव बनने के उसके तारीख को तय हुई है। हरिद्वार में होने वाला यह भव्य आयोजन 14 जनवरी से शुरू होगा और 20 अप्रैल को खत्म होगा। 97 दिन तक चलेगा यह अर्ध कुंभ कार्यक्रम। इसमें 10 प्रमुख स्नान शामिल किए गए हैं। ये देख सकते हैं आप अर्ध कुंभ 2027 स्नान की प्रमुख तिथियां क्या रही, जो कि लोग महाकुंभ में नहीं जा पाएंगे, इसी कुंभ पर दौरान कर सकते हैं और यह स्नान कर सकते हैं इन तिथियों पर, ठीक है ना। और मौके मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बोले कि जो कि भक्त यहाँ पर आएंगे वह एक अच्छा अनुभव लेके जाएंगे और सभी सरकार अभी से तैयारी में जुट चुकी है। इसलिए अगला खबर देखिए। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में 3 संदिग्ध आतंकी दिखाई दिए और अवंतीपुर में सर्च अभियान में आतंकियों का मतदार भी अरेस्ट हुआ है। उनके पास से हथियार भी बरामद हुए हैं। तो जानकारी मिली है भारतीय सेना के जवानों ने जम्मू कश्मीर पुलिस ने पूरे इलाके में घेरा लिया है। सर्च अभियान देर रात तक चल रहा है। इससे भी देखिए दोस्तों हमारे देश के ACDS अनिल चौहान यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ चौहान बोले कि हर दिन बदल रहे युद्ध के तरीके भारतीय सेना को भी वारफेयर के मुताबिक तैयार करना होगा। उसके पास दूसरा ऑप्शन नहीं है। वहीं देखिए सुप्रीम कोर्ट के जो नए CJI बने जस्टिस सूर्यकांत, उन्होंने कहा कि गरीबों के लिए मैं आधी रात तक बैठ सकता हूं। जस्टिस सूर्यकांत बोले कि मैं यहां सबसे छोटी व्यक्ति के लिए हूं, मेरे कोर्ट में कोई लग्जरी केस नहीं है। जिन्होंने कहा कि गरीबों को न्याय दिलाना ही उनका सर्वोच्च प्राथमिकता है। उनके लिए आधी रात तक
तक भी कोर्ट बैठे सकते हैं, काम कर सकते हैं। वहीं देखिए बीते दिन छत्तीसगढ़ के नव रायपुर में डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस आयोजन हुआ। गृह मंत्री अमित शाह ने 3 थानों को सम्मानित किया। जागीर थाने के बेस्ट पुलिस स्टेशन का अवार्ड मिला। पीएम मोदी भी रायपुर पहुंचे। इंटरनेट सिक्योरिटी पर बनाई गई रणनीति भी। चलिए खबर आ रही है हरियाणा रोहतक एमडीयू पीरियड्स केस की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हुई। इस दरमियान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार दोनों गवर्नमेंट को नोटिस जारी किया। सुप्रीम कोर्ट के जजों के बीच बैच की बोली कर्नाटक में तो सभी लड़कियों को महिलाओं को मानसिक धर्म के दौरान छुट्टी दे रहे हैं तो अन्य जगहों पर क्यों नहीं। तो इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को से जवाब मांगा है। चलिए अगला खबर देखिए दोस्तों। हरियाणा राज्य वेरिफिकेशन के चक्कर में अटकी ट्रांसफर पॉलिसी। मुख्यमंत्री नया सिंह ने विभागों में भी सबसे ज्यादा पेंडिंग चल रही रिमांडो भेजने के बाद भी अफसर सुन नहीं रहे। हरियाणा में मॉडल ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर विभाग गंभीर नहीं दिखाई दे रहे हैं और यही वजह है डाटा वेरिफिकेशन अपडेट नहीं हो पा रहे हैं। वहीं खबर देखिए छत्तीसगढ़ में नक्सली बोले कि देव जी को आंध्र प्रदेश पुलिस ने गिरफ्तार किया है। 50 साथी भी पकड़े गए हैं। एमएसएम लीडर अनंत ने कहा कि मुख्यमंत्री और गृह मंत्री के सामने हम भी सरेंडर रहेंगे। इंडवान की मौत के बाद छत्तीसगढ़ में नक्सलियों से सरेंडर के मामले में बहुत ज्यादा बढ़ने लगी है। ज्यादातर नक्सलियों अब समझ में आने लगा है। खबर देखिए दोस्तों। उत्तराखंड राज्य में पतंजलि घी के सैंपल जांच में फेल हो पाए हैं। अधिकारी बोले कि ये सैंपल इतने खराब है कि घी खाने लायक भी नहीं है। इस जांच के बाद कंपनियों पर 1400 तक का जुर्माना भी लगाया गया है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि के घी सैंपल लिया गया जो जांच में फेल है। देखिए खाद्य विभाग की ऑपरेशन रिपोर्ट सामने आ रही है। कितनी बड़ी हैरानी की बात है दोस्तों। इतने बड़े ब्रांड की खाने पीने की चीज में भी मिलावट कर रही है नहीं है जरा देखिए आप। वहीं खबर आ रही है राजस्थान के तरह उत्तर प्रदेश में 14 दिसंबर से शुरू होगा पोलियो अभियान अगले महीने और आशा महिला एनएम कार्य का लिस्ट भी तैयार कर लिया। घर घर जाकर 2 बूंद पोलियो की पिलाएंगे। चुनाव आयोग एसआईआर मुद्दे का अपडेट देखिए दोस्तों। वो एसआईआर मुद्दे को लेकर चुनाव आयोग से मिले 10 टीएमसी सांसद डेरेक ओवैसी बोले कि इस एसआईआर के हाथ खून से संगे हैं। हमने 5 सवाल पूछे जवाब नहीं मिला। तो वहीं उत्तर प्रदेश में एसआईआर के दौरान काम के कथित दबाव से 2 दिन में 3 बीएलओ की मौत की खबर है और गुजरात में एक और बीएलओ की हार्ट अटैक से मौत हुई। विपक्ष ने इस पर भी काम के दबाव का आरोप लगाया चुनाव आयोग पर। पश्चिम बंगाल में एसआईआर की घबराहट में एक और बीएलओ वर्कर की मौत हो गई है और सर्वर ठीक से काम न करने के वजह से मानसिक दबाव में था। यह तो देखा जा रहा है दोस्तों। तो बीएलओ की मौत के मामले में दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। चुनाव आयोग के एसआईआर अभियान के बाद से ही राइट है और एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि एसआईआर फॉर्म पूरी तरह से डिजिटल करने वाला देश पहला केंद्र शासित प्रदेश बना लक्षद्वीप। चुनाव आयोग ने खुद इस बात की घोषणा भी की है। और वहीं दोस्तों कर्नाटक की राजनीति से खबर आ रही है कि कनाडा में जो मुख्यमंत्री को लेकर विवाद चल रही है वो बीच सिद्धि भैया बोले कि शिवसेना को नाश्ते पर बुलाई हाई कमान से मीटिंग करने का कहा। डिप्टी सीएम ने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो कर्नाटक में सीएम पद के टकरार के बीच सुलह की कोशिश तेज देखने को मिल रही है। दोनों नेताओं ने एक साथ नाश्ता भी किया और नाश्ता पानी करने के बाद खबर आगे बढ़ते हैं। लेकिन इससे पहले दोस्तों आज के मौसम समाचार पर नजर डालते हैं। देखिए मेहमान चक्रवात के बाद अब बंगाल की खाड़ी में और तूफान जिसके चलते देश के 5 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी किया है कि कल 30 नवंबर तक यह चक्रवर्ती तूफान तमिलनाडु पुडुचेरी तक पहुंच जाएगा जिसका नाम है चक्रवत दावा। तमिलनाडु पुडुचेरी आंध्र प्रदेश इन सभी राज्यों के तटबंधी इलाकों की ओर से चक्रवत तूफान आगे बढ़ रहा है। इसका चक्रवात दबाव को देखते हुए भारत ने ऑपरेशन सागर बंदूक भी शुरू की है। विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि लोगों को राहत सामग्री पहुंचाने के तुरंत इमरजेंसी मदद मुहैया कराने के लिए यह नया ऑपरेशन शुरू किया गया है। क्योंकि देखिए चक्रवर्ती ने ऑलरेडी श्रीलंका में इतनी तबाही मचा दी है। अब जाकर दक्षिण भारत की ओर आगे बढ़ रहा है। तूफानी देखकर खबर ऋतुवार चक्रवर्ती तूफान के चलते श्रीलंका में 90 लोगों की मौत हुई है। इस तबाही के बीच भारत ने श्रीलंका के लिए मदद भी भेजी है क्योंकि श्रीलंका भी आखिरकार भारत का पड़ोसी देश है। और ऐसे में दोस्तों भारत में अलग अलग राज्यों के मौसम समाचार पर नजर डालते हैं। तो देखिए राजस्थान के सभी कई शहरों में बीते दिनों बारिश देखने को मिली है। मध्य प्रदेश में 1 दिसंबर से शीतल लहर अलर्ट जारी है और वहीं उत्तराखंड के चारों धामों में तापमान -10 डिग्री से नीचे पहुंच गया है। देखिए राजस्थान में जयपुर सीकर समेत 4 शहरों में बारिश देखने को मिली है। हालांकि राजस्थान के कई जिलों में बारिश की चेतावनी थी। अब जाकर यह मौसम साफ होने लगा है। लेकिन आज और कल से घने कोहरे का अलर्ट है। कोल्ड वेव की शुरुआत दिसंबर से होगी। मध्य प्रदेश और राजस्थान में दोनों की ही राज्यों में एक साथ। प्रदेश में भी मौसम विभाग का कहना है कि नवंबर में ठंडे ने यूं न्यूटन लिया है। दिन में गर्मी लेकिन 2 दिन बाद फिर से शीतल लौटने का अनुमान है। इधर हरियाणा में देखिए नौनौल की रात सबसे ठंडी रही। मध्य प्रदेश में औसत तापमान में 1% गिरावट हुई देखने को मिली। उत्तराखंड के चारों धामों में तापमान -10 डिग्री से नीचे चला गया है। केदारनाथ बद्रीनाथ गंगोत्री यमुनोत्री सब जगह पर इतनी कड़ाके की ठंड और बर्फ जम गई है कि तापमान माइनस में चल रहा है। पहाड़ी राज्यों में हिमाचल प्रदेश में भी हाई कमान वाली ठंडा देखने को मिल रही है। 1600 शहरों में 5 डिग्री से भी नीचे लुक तापमान जगहों पर तो माइनस में चल रहा है।
टापू वगैरह। और इधर देखिए बिहार में आज से पछुआ हवा चलेगी, तो इस वजह से ठंडा और बढ़ेगी। बिहार के भी 7 जिलों में अलर्ट है। पटना समेत 8 शहरों में घना कोहरा छाएगा। मौसम विभाग का कहना है कि उत्तर बिहार में अगले 3 दिन शुष्क रहेगा मौसम। 5 से 6 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से ठंडी हवा भी देखने को मिलेगी। हालांकि बारिश वगैरह की संभावना बिहार में नहीं है। उत्तर प्रदेश में देखिए पारा 60 डिग्री तक पहुंचा। इटावा समेत सबसे ठंडा रहा। काशी मिर्जापुर समेत 10 शहरों में कोहरा भी छाया। राजधानी लखनऊ में तो फ्लाइट्स भी लेट टूटी थोड़ी। प्रदेश में कोहरे का भी सीधा असर देखने को मिला। उन्हें पर भी कल शुक्रवार के 4 उड़ानें तो कैंसिल हो गई। वहीं पश्चिम बंगाल खाड़ी में बने सिस्टम के चलते छत्तीसगढ़ राज्य में बारिश की आसान असर दिख रहे हैं। रायपुर बिलासपुर बस्ता संभाग को में वगैरह पड़ रही है और आगे 24 घंटे में ठंडा और भी बढ़ेगी। बाकी अब ये भारत के मानचित्र आप देख सकते हैं। पंजाब में शीतलहर की चेतावनी, आंधी बारिश बिजली की चेतावनी है। केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी, मध्य प्रदेश, इन राज्यों में हिमाचल, पंजाब और हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उड़ीसा वगैरह यहाँ कोहरा छाया रह सकता है। बाकी दोस्तों आप राज्य में भी अभी ठंडा वगैरह कैसी रही है कमेंट करके जरूर बताएं। और एक अंतर्राष्ट्रीय न्यूज खबर आ रही है कि दक्षिण थाईलैंड में भयानक बाढ़ ने तबाही मचा रही है। 145 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है। देखिए जरा 22 से इतनी गंभीर स्थिति चल रही है कि थाईलैंड में भी है